जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग इलेक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। अप्रैल टू जून तक, 1 जून तक इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शंस किस प्रकार होने वाले हैं, इलेक्शंस की क्या हिस्ट्री रही है और इलेक्शंस क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्शन एक तरीके का क्या है कि किसी भी मेंबर को हम लोग चूज़ करते हैं। जब कोई अगर मेंबर किसी एरिया से या फिर किसी कंस्टिट्यूंसी से अगर उठ रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं या फिर वोट डालते हैं उसके फेवर में या अगेंस्ट। अगेंस्ट तो हम लोग नहीं डालते, हम लोग फेवर में डालते हैं। तो अगर हम किसी के फेवर में डालते हैं तो वो वोट जब काउंट होता है तो उस प्रोसेस को इलेक्शन किया जाता है। इलेक्शंस बेसिकली क्या है? राइट टू वोट। हम लोग अपने शुरुआत की लाइफ में स्कूल डेज से ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल्स में हेड बॉय के लिए इलेक्शंस होते हैं, कॉलेजेस में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं और अपनी सोसाइटी में चेयरपर्सन के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शंस जो है हमारी ओवरऑल सोसाइटी में शुरू से है, एंशियंट पीरियड से ही। अगर आप इलेक्शंस को देखें तो उसी पीरियड से इलेक्शंस होते आ रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्शंस में किस किस को राइट है वोट डालने का। तो इसको बोलते हैं सफरेज। जो यूनिवर्सल सफरेज मूवमेंट था या फिर यूनिवर्सल सफरेज एडल्ट फ्रेंचाइज बोल सकते हैं आप लोग। तो इसकी जो एज है वो 18 से 21 के बीच में है किसी किसी कंट्रीज़ में। बट हमारी इंडिया में जो मिनिमम एज है वोट डालने की उसको सफरेज कहा जाता है। गांधी जी ने शुरुआत से ही इसी बात पे बात करी थी। जब ब्रिटिश इंडिया थी तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो इलेक्शंस का पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल्स के फेवर में था। उसमें जो थे गरीब लोग या फिर रूरल बैकग्राउंड के या फिर अनएडुकेटेड पर्सन्स वोट नहीं डाल सकते थे। बट गांधी जी इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट गए और उन्होंने ये कहा कि जो वोट डालने का राइट है वो एक अपना राइट होना चाहिए और ये बेसिक नीड होनी चाहिए लोगों की, कि वो हर कोई पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। तो गांधी जी ने उस मूवमेंट को चलाया और वोटिंग का जो एज क्राइटेरिया है वो तो उस समय 21 था। एज है 21 से रिड्यूस करके 18 ईयर्स हो गई और इसमें सभी को वोट डालने का मौका मिला। और ये एक तरीके का फेस्टिवल होता है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये यही एक टाइम होता है जो हर एक इंसान इक्वल होता है, इसलिए बोला गया है इक्वल वोट जो है वो हर इंसान के लिए इक्वल है। ठीक है, कोई भी इंसान रहे। अब आपको जान के हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड जो कि एक छोटा सा आइसलैंड फॉर्मेशन में कंट्री है, वो सबसे पहले प्योर मतलब कि फुल वोटिंग राइट बन पाया था। मींस वुमेन को भी उसने राइट टू वोट दिया था 1919 में। ठीक है। तो पूरी तरीके से जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चला था वो न्यूजीलैंड में ही चला था। ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था वो 1951 से 1952 के बीच हुआ था, जो कि अक्टूबर टू फरवरी 1952 में हुआ था। जो इलेक्शन कमीशन की टीम बनाई गई थी उस समय पे तो उन्होंने ये भागदौड़ संभाली थी और फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शन था जिसकी डॉक्यूमेंट्री मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। उसमें एक अच्छी तरीके से दिया हुआ है, वो ब्रीफली दिया हुआ है किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस हुआ था। अगर हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो उसमें सभी एडल्ट जिनकी एज एक मिनिमम एज जो लिमिट सेट करी गई है, जैसे कि हमारे इंडिया में 18 ईयर्स सेट करी गई है, उससे अबव जितने भी मेंबर्स होंगे एडल्ट, उन सभी को वोटिंग देने का राइट होगा। और ये किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ना तो आपके एजुकेशन लेवल पे कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ना तो ये किसी कास्ट पे करता है, ना किसी कलर पे और ना किसी रिलीजन पे। मींस हर इंसान वोट देने के लिए इक्वल है। और ठीक है। और ये जो 21 से 18 ईयर्स रिड्यूस किया गया था ये हुआ था 1989 में 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। अब जिस तरीके से फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसी प्रोसेस को मानते हुए नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। वो है 25 जनवरी। हर साल ये जो डेट है नेशनल वोटर डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाता है ताकि इलेक्शंस के लिए जो एलिजिबल लोग हैं या कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सके वोटर आईडीज़ के लिए। इंडिया में अभी भी इतना ज़्यादा यूथ का पॉपुलेशन है बट
वोटर्स के लिए बहुत कम अवेयरनेस है और जागरूकता है लोगों में कि वोट देने के लिए जाएं। बट आप लोगों से यही अपील है कि वोट देने ज़रूर जाएं, और ये एक हर इंसान को एक मौका मिलता है अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए, फिर आप पीछे ना हटें, इसको इक्वली आप पार्टिसिपेट करें। लोकसभा शेड्यूल जो कि है जो शेड्यूल है वो पास कर दिया गया है इलेक्शन कमीशंस ने। 543 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शंस, जिसमें कि 7 फेजेस में इस बार इलेक्शन कमीशंस ने इन्हें 7 फेजेस में डिवाइड किया है। अलग अलग फेजेस में इलेक्शंस होंगे। आपके स्क्रीन के सामने ये फेजेस दिख रहे होंगे, ठीक है। अप्रैल 19 से जो स्टार्ट होगा वो जून फर्स्ट तक जो है इलेक्शंस चलेंगे। अब इलेक्शंस चलने से नुकसान क्या क्या हुए हैं या कॉजेज़ क्या क्या हुए हैं उसके बारे में हम देखिए। सबसे बड़ा इशू जो आया है इलेक्शंस के होते हुए, इलेक्शंस कमीशंस ने जब इसको रीशेड्यूल मतलब कि शेड्यूल किया है इस प्रोसेस को, तो इसमें कई चीज़ें आई है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं बच्चों के एस्पिरेंट्स के, यूपीएससी जैसा एससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है जो कि 26 मई को होने वाला था 2024 को, वो रीशेड्यूल कर दिया गया है। आज ही नोटिफिकेशन आई है ये, और वो रीशेड्यूल होकर 16 जून को 2024 को ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। बट इतना ज़्यादा टाइम इसलिए दिया गया है या रीशेड्यूल इसलिए किया गया क्योंकि बीच में इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस में जो सारा का सारा आर्मी फोर्स है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सारे टीचर्स हैं, वो सारे डिप्लॉयड हो जाएंगे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी रीजन्स में, जिसमें कि ज़्यादा इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस बहुत बड़ी क्राइटेरिया मतलब भी बहुत बड़ा फेस्ट है, सबसे बड़ा फेस्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए हर रेगुलर टर्म्स में इलेक्शंस होने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस जैसे ही होंगे तो उसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस और भी छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं, उन सबको या तो पहले करा लिया जाएगा या फिर उसको आगे के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम्स जैसे डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च में ही कंडक्ट हो रहे हैं और चल भी रहे हैं अभी, तो इसलिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर रही हैं, ठीक है। दूसरा ये कॉजेज़ क्या है, जितना भी बिग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या फिर टीचर्स हैं, वो सभी के सभी अपने वर्क में लग जाएंगे, जबकि ओवरलोड वर्क होगा। तो इससे हमारा स्कूल सिस्टम जो है, जो कि टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, वो भी थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे इन चीज़ों से, या बिज़ी कह सकते हैं हम लोग। तो बच्चों की उतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से, क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना है, फेयर इलेक्शंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा वो फोर्सेबल होनी चाहिए। थर्ड जो है, सभी फोर्सेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिप्लॉयड होंगे। इसी वजह से हमारे पास हर एरिया में अगर फेयर इलेक्शंस करवाने हैं, तो इंडिया का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, जिसकी वजह से सभी फोर्सेस को हर अलग अलग फेजेस में इलेक्शंस करवाने हैं, उनको सिक्योरिटी के लिए चुना गया है। तो ये इश्यूज इंडिया में आएंगे अभी इलेक्शंस के लिए। बट आपके लिए एक है कि मैं नीचे लिंक दे दूंगा, एक नया डॉक्यूमेंट्री है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, जिसको आप देख सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी पे किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो वर्क करते हैं। इससे आपको मोटिवेशंस भी मिलेगा, यूपीएससी लेवल के जो लोग हैं या फिर यूपीएससी जो तैयार कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसी वीडियोस के लिए ये तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, ऐसी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। हम अलग अलग टॉपिक्स को रिवील करते रहेंगे, हर और टॉपिक्स को डीप जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में नहीं तो अलग अलग वीडियोस में टॉपिक को जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपको अपनी फैमिली, क्योंकि आप जो है फर्स्ट पर्सन है एजुकेशन में, एक तरीके से मान के चले, इंडिया में बहुत ही कम लिटरेसी रेट है, जिसकी वजह से आपको अपने फैमिली मेम्बर को फर्स्ट समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस देना पड़ेगा कि आप वोट पीएम के लिए नहीं कर रहे हैं, आप वोट अपने एमपी के लिए कर रहे हैं। मतलब कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एमपी हैं, उसको देख के, उसको जानकर उसके लिए वोट कर रहे हैं। इस पे दूसरी चीज़ें आपके ये पास आती हैं कि जो आपके पास वो हैं वोट इलेक्शंस वोटर्स में जो नॉमिनेशंस देते हैं लोग, उनके बारे में अच्छा डाटा आप निकाल सकते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आप कहते हैं ना कि नेता जो है वो हमारा अनपढ़ है
या फिर नेता हमारा इतना पढ़ा लिखा नहीं, तो एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज होगा। तो यहीं पर आपके पास मौका है 2024 में कि आप एक पढ़े लिखे नेता या फिर एक अच्छे डिज़र्विंग नेता को चुनें। ठीक है, उसके लिए आपके पास सारी की सारी जो डाटा इन्फॉर्मेशन होता है वो इलेक्शन ऑफिसर्स के पास होता है। आप गूगल करके देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा गिवन और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशंस को मैं टैग भी कर दूंगा ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए आप ही जागरूक बनेंगे तभी जाके आपकी सोसाइटी बनेगी। पहले आपको फैमिली से स्टार्ट करना है, फिर आप अपने चाचा ताऊ वगैरह को आप बता सकते हैं। तो सबसे पहली अवेयरनेस। सेकंड, आपका वोट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके दोस्त या आपके पड़ोसी या आपके पापा का। मीन्स अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप अपना वोट को इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जितना वोट आपका है उतना ही आपके पापा का, उतनी ही आपके ताऊ जी का। तो आपकी वोट की वैल्यू उतनी ही है जितनी कि एक अमीर आदमी या एक गरीब आदमी की। तो अपना वोट सोच समझ के दें और इस वोट की वैल्यू सबको बताएं। इसलिए हर एक इंसान में जो पुराने स्टैटिक्स हैं 2019 के, उसमें अगर हम लोग डाटा देखें तो एक वोट की कीमत जो आती है वो 21 से 50 रुपए के बीच आती है। ठीक है, वोट की कीमत, एक इंसान के वोट की कीमत है ये। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लेवल है इंडिया का और कितनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। उस पे इलेक्शंस कराने के लिए कितना ज़्यादा खर्चा आता होगा इलेक्शन कमीशंस को। और ये खर्चा कहीं और से नहीं आता, ये आप ही के टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा आप ही में खर्च किया जाता है। तो डेमोक्रेसी आपके लिए है और आप ही एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बस इस वीडियो को बनाने के लिए एक ही पर्पज़ था, ताकि आप सबसे पहले अवेयर हो जाएं, तभी आप दूसरों को अवेयर कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।